कानपुर के सीएमओ दलित डॉक्टर हरिदत्त नेगी को डीएम के विवाद के चलते सस्पेंड कर दिया गया। आखिर क्या मामला, किन कारणों से हरिदत्त नेगी को सस्पेंड करके मुख्यालय से संबद्ध कर दिया दोस्तों? तो जो लोग एससी ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वोट देते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि किस तरह दोस्तों, किस तरह एक दलित डॉक्टर सीएमओ है और वह भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। 1,38,00,000, जिसमें 38 लाख का सामान नहीं आया, जीएस फार्मा का पेमेंट देना था और लगातार डीएम और भ्रष्टाचार अधिकारियों और जो उनके कर्मचारी थे वो मिलकर दबाव बना रहे थे सीएमओ पर कि उन्हें पेमेंट दे दिया जाए। लेकिन सीएमओ हरिदत्त नेगी का जो दलित थे वह लगातार कह रहे थे कि भैया जब सामान नहीं है 38 लाख का तो पैसे पेमेंट कैसे दे दूं, और डीएम भी कुछ हिस्सा मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया है एक्स पर, सोशल मीडिया पर, और कहा है कि जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, उनमें दम होता है कि वह पीसी कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दोस्तों, किस तरह डीएम जितेंद्र सिंह ने, कानपुर डीएम ने एक दलित हरिदत्त नेगी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के किसी मामले में उलझाकर उन्हें सस्पेंड करा दिया और उनके स्थान पर एडिशनल सीएमओ श्रावस्ती को, उदयनाथ को तैनाती दे दी है दोस्तों। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे महंत योगी आदित्यनाथ के रहते जो वो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, और इसी का अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा है, अगर दम हो सच्ची जांच कराएं और सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच का खुलासा हो जाएगा। एक दलित को, इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने किस तरह भ्रष्टाचार की पोल खोली है, और डीएम कानपुर का भी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा कि किस तरह दोनों के बीच विवाद पड़ा। विवाद की असली वजह यही थी कि जो पेमेंट लटका हुआ था, जो रुका हुआ था सीएमओ ऑफिस दवाई का, उसको पेमेंट देना था। सीएमओ ईमानदारी से काम कर रहे थे, हरिदत्त नेगी उनकी सपोर्ट में वहां के विधायक आए और कुछ विधायक उनके विरोध में आ गए और उनके कहने पर शासन ने उन्हें निलंबित, सस्पेंड कर दिया और शासन से समृद्ध कर दिया दोस्तों। तो यहां दलित होना बहुत गुनाह की बात है, दलितों के साथ अन्याय होना आम बात है, क्योंकि टारगेट बनाया जाता है और हरिदत्त नेगी सीएमओ को टारगेट बनाया गया। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने, उन्होंने लेटर लिखा। लेटर को मैं पढ़ के दोस्तों सुनाता हूं कि किस तरह सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने लेटर लिखा। अपने लेटर में कहा कि डॉक्टर हरिदत्त नेगी सीएमओ कानपुर का कार्य और बिहार आम जनता प्रतिनिधि को प्रति मृदुल और सराहनीय है दोस्तों। और आगे उन्होंने लिखा, सतीश महाना ने, आम जनमानस के हित हेतु भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना का क्रियान्वयन उन्होंने पूरी लगन के साथ संचालित किया है। मेरी प्रबल संतुष्टि है कि उनके आम जन प्रतिनिधि और आम जनता की भावनाओं के समादार में उन्हें यथावत कानपुर में ही रखा जाए, क्योंकि सीएमओ को पता चल चुका था कि उनका सस्पेंड या ट्रांसफर होगा, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया कि इसलिए वह दलित हैं और इसलिए उन्होंने ईमानदार रहते हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली। तो योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति कहां है? क्योंकि दलित अगर बड़े पद पर होता है, उसे गिराने का काम, उसे सस्पेंड करने का काम किया जाता है। तो एससी ओबीसी वाले जो नेता हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, मतदान करते हैं कांग्रेस भाजपा को, अन्य पार्टियों को, उन्हें सोचना होगा कि आखिर उनके समाज को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जानबूझकर अपमानित किया जाता है, जानबूझकर बड़े पद से नीचे पद पर भेज दिया जाता है या उन्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि दलित गुनाह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें उत्थान करना चाहते थे और दबे कुचले कमजोर लोग एससी ओबीसी को उत्थान करना चाहते थे। लेकिन आज की सरकार, आप इस डॉक्टर हरिदत्त नेगी सीएमओ के साथ हो रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार दलितों के प्रति उदासीन है। और अगर सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष लेटर लिखते हैं तो उनकी बात को अनसुना किया गया, उनके बात को तवज्जो नहीं दिया गया। दोस्तों, किस तरह दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, कमेंट करके बताएं
कि सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। मामले को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया उसको लेकर जांच बैठाना चाहिए था। जो आरोपी थे बड़े मात्रा में, जो सीएमओ कार्यालय कानपुर और उससे समृद्ध जो और कार्यालय हैं जो आरोपी से भ्रष्टाचारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा अखिलेश यादव की सरकार आती है, मायावती की सरकार आती है, अन्य किसी की सरकार आती है, तो उम्मीद है कि जो घोटाला कर रहे हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वो सही माने पर कार्रवाई करेगी वो सरकार और उन भ्रष्टाचारी को जेल भेजेगी। कमेंट करके बताएं कि योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस का कितना महत्व है, कितना ज्यादा कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर हरिदत्त नेगी को सस्पेंड कर दिया गया है और डीएम ने संस्तुति कर दी है। कानपुर डीएम ने कहा है कि ये अनियमितता है, ये इनने भ्रष्टाचार किया है, जबकि असली भ्रष्टाचार का खुलासा डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने किया है। तो कमेंट करके बताएं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कितने % डॉक्टर हरिदत्त नेगी के केस को खुलासा करेगी? 1%, 0%, 50%, 100%? उम्मीद है कि योगी सरकार ये हरिदत्त नेगी ने जो आरोप लगाए हैं, जो पुख्ता सबूत दिए हैं, जीएस फार्मा जो दवाई की सप्लाई करता था उसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि एक दलित है, दलित को पर आरोप थोपकर आरोपी सिद्ध कर उस पर कार्रवाई की गई, सस्पेंड कर दिया गया। जबकि असली आरोपी दवाई सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर था और उनके साथ लगे भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी अधिकारी थे, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई और सीएमओ हरिदत्त नेगी पर कार्रवाई हुई। दोस्तों, डॉक्टर हरिदत्त नेगी का जो पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका बयान सुनवाते हैं। इसके बाद जो डीएम है कानपुर के, उसके बयान सुनवाते हैं। दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं कि इस तरह कांग्रेस, भाजपा, अन्य पार्टी जो लगातार दलितों को, कमजोर तबके के वोट लेकर सत्ता में बैठ जाती हैं, फिर उनके खिलाफ अन्याय करती हैं। जिस तरह दोनों की लड़ाई में हरिदत्त नेगी दलित होने से कमजोर पड़े और कमजोर होकर उन पर कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। भी मेरे से कुछ पूछा गया था, 1-2 महीने पहले भी 1-2 ऑडियो हुए थे, उसका तक पूछा गया था। अब 4-5 हो गए हैं करीब। तो कल भी मुझे कुछ पत्रकार ने पूछा था, तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि उससे मेरा कोई संबंध है नहीं। हो सकता है, मैंने ऐसा सब जरूर बोला था कि हो सकता है AI का ज़माना है, तो कहीं से कुछ इस तरह का कोई हुआ होगा। तो आज मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, CM डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब बगल में बैठे हुए थे, मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे। सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो AI हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। मैं उठ के चला आया बस। और इससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 14 दिसंबर 2024 में मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ था और 15 दिसंबर का संडे था, मैंने 16 दिसंबर को इधर ज्वाइन किया और 20 दिसंबर को मुझे JM फार्मा का एक चिट्ठी मिली कि आप इनका पेमेंट कर दें, और वो चिट्ठी मार्को के आई थी, कमिश्नर साहब थे उसमें, गुप्ता सर। तो मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैंने मैंने उसकी जांच कराई वहाँ सामान की, तो जांच उसका था ही नहीं। मुझे संदिग्ध हो गया था बेसिकली कि पेमेंट होना 1,60,47,000 का, BD 1,60,47,000 की थी। जब सामान चेक किया गया तो 4 लोग थे उसमें, 4-5 लोग हमने मीटिंग उसमें रखे थे समिति में। सामान चेक किया तो उसमें 30 लाख का सामान नहीं था। जब 30 लाख का सामान नहीं था तो जो सुबोध प्रकाश यादव हैं, वो SMO स्टोर भी थे उस समय, उनके द्वारा परचेजिंग की गई थी। और जो NUHM देख रहे थे वो RN सिंह देख रहे थे, तो NUHM से RN सिंह की ही मद का वो पैसा था, उसी में खरीदारी हुई थी। तो वो और क्या कहते हैं उसमें जो है ये सुबोध प्रकाश, क्योंकि ये परचेजिंग में थे, ये सब इन्वॉल्व हो गए। और वहाँ पर एक SFO हैं, पोस्ट है हमारे यहाँ, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, वो PCS से बताती हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। इन लोगों ने उसको गलत तरीके से बिड को पास करा के और उसका जो है ये सामान परचेजिंग हुई थी। फिर SFO ने इसी बीच में हमको चिट्ठी भी लिख दी दिसंबर में ही, दिसंबर जनवरी के बीच में, कि आप इनके जो बिल हैं वो लगाइए, क्योंकि इनका सामान आ गया तो उसका बिल पेमेंट करना है। तो और थोड़ा सा संदिग्ध हो गया। धीरे धीरे उसकी जो शिकायत है वो हमने जब एक बार तो जाँच करा ली, फिर DM साहब के पास पहुँच गई। तो जब DM साहब ने हमको चिट्ठी लिखी, एक 4 लाइन की चिट्ठी थी कि इसकी जो जाँच करके आप किया जाए, तो हमने उसकी जाँच कराई। तो उसमें बिड जो है, जो लोग उसमें सही माने में क्वालिफाई होने चाहिए थे उनको नहीं हुआ, और एक CBI चार्जशीट एक JM फार्मा श्री राजेश शुक्ला की है, उसको उसमें क्वालिफाई किया गया। इसका ITR भी 2 साल का था, जो कि 3 साल का होना चाहिए था। इसका जो है CBI चार्जशीट होने के बाद इसको जो है बिड इसको क्वालिफाई करा दिया गया। तो इससे वंदना सिंह भी थोड़ी सी संदिग्ध हो गई, सुबोध प्रकाश यादव भी संदिग्ध हो गए, RN सिंह भी संदिग्ध हो गए। अब हमको जब ये संदिग्ध हो गए तो जैसे ही इनका देखा तो सुबोध यादव जो है क्लिनिक रजिस्ट्रेशन भी देखते थे, आपको सभी को मालूम है। जो DM साहब ने हमें चिट्ठी दी थी उसकी हमने 125 पेज की करीब जांच करी थी, उसमें बिड से लेकर आखिर तक। उसमें हुआ ये कि जब उन्होंने 30 लाख का सामान बाद में दिया, क्योंकि सुबोध प्रकाश ने संडे होते हुए भी उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया हमारी बिना मर्जी के। तो जब हमने उससे पूछा तो उसको जवाब नहीं दे पाया। एक्सटेंशन उसे मिल गया तो वो पार्टी हमसे लड़ने लगी कि मुझे एक्सटेंशन मिला, मुझे नहीं पता तुम्हारा ऑफिस है, मैं नहीं जानता, मुझे एक्सटेंशन मिल गया। अब 30 दिसंबर तक का उनको एक्सटेंशन हो गया JM फार्मा वाले को, जो CBI चार्जशीट थी। तो उसने सामान के लिए हमको
जोर भी दिया कि मेरा सामान लीजिए। तो हमने कहा जिसने खरीदा उससे बात कर लो। खैर धीरे से उन्होंने खूब राड़ करी, झगड़ा करा, वहाँ फजियात करी, 2-3 दिन सामान भी खड़ा रहा। फिर वो सामान जो है ले लिया गया उनके थ्रू। लेने के बाद में फिर जब डीएम साहब ने चिट्ठी दी उसमें भी लिखा था। फिर एसएफओ ने फिर हमको 2-3 बार चिट्ठी लिखी कि आप इनके पेमेंट के लिए बिल लगाइए, इनका सामान आ गया, ये है वो है। इस तरह से संदिग्ध हो गई उसकी हालत। तो हमने क्या काम किया, डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी कि साहब इनके साथ काम करना मुश्किल है और हमें कोई जो दूसरा फाइनेंस का आदमी दे दिया जाए, कोई वित्त लेखा अधिकारी या कोई अपनी तरफ से नामित कर दिए ट्रेजरी से या दूसरे विभाग का, जिससे हम जो है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था, मार्च तक हमको खर्चा करना होता है। और वो इस तरह की वो कर रही थी कि बार बार जब हम उससे बार बार कह रहे थे कि जो भी नोट शीट लग रही है, एक एफएमआर में एक नोट शीट है, उसी की नोट शीट बन रही है लेफ्ट साइड में, तो उसमें आप बता दीजिए क्या लैंग्वेज लिखनी है। वो उस लैंग्वेज को तो बताती नहीं थी, उस पर आधा पेज लिख डालती थी। 2 महीने तक उसको हमने समझाया, लेकिन वो इस चक्कर में थी कि जहाँ खर्चा होगा फिर सीएमओ साहब की जो है, इसमें जब खर्चा नहीं होगा तो सीएमओ साहब की जो है इसमें खिंचाई हो जाएगी और जो जवाबदेही है वो सीएमओ की है, एसएफओ की है नहीं। तो कुल मिला के वो हमको परेशान करने लगी। हमने डीएम साहब को चिट्ठी लिखी कि इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है, इनकी जगह किसी को और को दे दीजिए। तो डीएम साहब ने कहा भी ये था तो मेरी तरफ से तो नहीं है। और फिर हमने शासन को चिट्ठी लिखी उसके लिए। शासन में वो बेसिकली पेंशन निदेशक से यहाँ से होती है, तो हमने वहाँ चिट्ठी लिखी, उनसे जाके भी मिले। वहाँ पे 2 बार हमने चिट्ठी भी भेज दी, उनको बार-बार संज्ञान में लाए कि ऐसे बात है, इनसे काम लेना मुश्किल है, कहीं भी हमको जो है फाइनेंशियली फंस सकती है, इनकी जगह हमें कोई और दे दिया जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में क्या हुआ कि इनको आरएन सिंह को हमने वहाँ से हटाया, क्योंकि ये बार-बार वहाँ जो उल्टे सीधे जितने भी डॉक्टर्स है बाकी टीम उनको भगाए रहते थे और सैलरी उनकी निकालते रहते थे। डीएम साहब भी बार-बार जाके वहीं चेक कर रहे थे, हम भी वहीं चेक कर रहे थे। जो भी गायब मिलता था हम उसकी अटेंडेंस, हम भी उसकी तनख्वाह काट देते, बाधित कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही थी बराबर, जो डीएम साहब का निर्देश था हम वही कर रहे थे। लेकिन ये सब लोग इकट्ठे हो गए, डीएम साहब के जो इन्होंने जाके कान भर दिए, उनको गुमराह कर दिया। गुमराह किया तो उसकी वजह से ये हुआ कि डीएम साहब हमसे दूसरे दिन ही हमारी डीएचएस थी जब सर आए थे। पहले दिन हमसे खूब ठीक ठाक थे, 2 दिन बाद ही डीएचएस थी। तो डीएचएस का ही माहौल थोड़ा सा इस तरह का रहा कि सर का थोड़ा अलग अलग सही था। सर को इन्होंने गलत तरीके से फीड किया और सर ने हमको, जब से ही माहौल थोड़ा सा बढ़ता ही चला गया, उसके बाद अब हालत ये है कि बस कह नहीं सकते। और ये लोग सब इकट्ठे हो गए। लास्ट में भी ये जो यशोवर्धन सिंह है, सीएचसी चौबेपुर के इंचार्ज है, ये 15 साल से वहीं पे है। ये खुद तो जाते ही नहीं है वहाँ पर। नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10 के आसपास, 10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है। और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, क्योंकि शासन का यह निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोगों की समस्या का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट है उनका वेतन आज का रोका जा रहा है, इट विल नॉट बी ड्रॉन until unless there is a specific reason या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही इनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके।